हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। जहां पर हम करते हैं सीटीईटी, एसएससी, डी ट्रिपल एस बी और इस तरह की दूसरी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही जनरल लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जनरल साइंस क्विज, सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी। और हमारा पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। दाब का मात्रक है ए किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी पास्कल, सी किलोग्राम पर मिलीमीटर और डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, बेस्ट मैं किस लिए बता रहा हूँ बताता हूँ अभी, ऑप्शन बी पास्कल। पास्कल हमारा सही आंसर होगा। देखो, जो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो भी प्रेशर की यूनिट तो होती है, लेकिन जो पास्कल है ये प्रेशर की एसआई, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं मेजरमेंट्स के, उसकी यूनिट पास्कल है। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर पास्कल होगा, एसआई यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following is a scalar quantity? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अब फिजिक्स में अदिश राशि और सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी में होती है डायरेक्शन भी होती है, कोई ना कोई जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, यानी कि मात्रा भी हो और दिशा भी हो। तो वो तो होगी सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ मात्रा हो या मैग्नीट्यूड हो, तो वो होगी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर कौन सी है स्केलर क्वांटिटी? फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी या डी एक्सेलरेशन, या ई ऑप्शन भी आ गया। देखो बोनस का एक और ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रेशर। प्रेशर में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलेसनेस इज, भारहीनता क्या होती है? द सिचुएशन ऑफ जीरो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, व्हेन ग्रेविटी डिक्रीजेस जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, इन द सिचुएशन ऑफ वैक्यूम यानी कि निर्वात की स्थिति में, या डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, द सिचुएशन ऑफ जीरो ग्रेविटी। इसका वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। कि वेट क्या होता है? वेट होता है जो ग्रेविटी की वजह से किसी चीज पर फोर्स लगता है। और वेटलेसनेस कब हो सकती है? जब कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर ना लग रहा हो। जब जैसे कि आउटर स्पेस में होते हैं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर लगभग शून्य हो जाता है। जितना हम पृथ्वी से दूर जाएंगे उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। तो वहां पर जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा कि अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान में, अपने स्पेस स्टेशन में, उन पर गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं कर रहा होता, तो वो हवा में ऐसे तैरते से दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an oil tanker is partially filled with oil and moves forward on a level road with uniform acceleration. The free surface of oil then, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें इमेजिन करना है कि एक तेल से आधा भरा हुआ, मतलब कि पूरा नहीं भरा है, आधा या आधे से ज्यादा भरा हुआ है, तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। अब तेल का जो सरफेस है, जो मुक्त पृष्ठ है, वो क्या रहेगा? रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज बना रहेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए
उसके टैंकर के अंदर उसका सरफेस है ऐसे रहेगा, बिल्कुल प्लेन, जैसे ये तेल भरा हुआ है यहाँ पर ऐसे ऐसे रहेगा, या इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजेंटल विद स्मॉल डेप्थ एट द रियर एंड, या अगर ट्रक इस तरफ बढ़ रहा है और तो इस तरह से नीचे झुका होगा तेल की सतह, या इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजेंटल विद लार्ज डेप्थ एट द रियर एंड, कि झुका होगा और यहाँ लास्ट में एक डेप्थ बनी होगी इस तरह से ऐसे होगा, या फिर फोर्थ है कि इस तरह का आकार ले लेगा ऊपर की तरफ, किस तरह से होगा। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इस तरह से झुका हुआ होगा, इस तरह से होगा कि पीछे की तरफ अधिक गहराई होगी। ये एक इमेजिनरी हमने सिचुएशन बना के उसमें सोचा है कि इस तरह से होगा। देखो जब आगे की तरफ बढ़ रहा है और स्पीड उसकी एक समान गति से बढ़ रही है, स्पीड भी एक जैसी नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इस तरह से क्योंकि तेल तो लिक्विड होता है तो यहाँ पर पीछे की तरफ दाब मतलब गहराई बनेगी और ये इस तरह से दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए है कोबाल्ट ऑक्साइड, बी क्यूप्रिक ऑक्साइड, सी फेरिक ऑक्साइड और डी निकेल ऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड। इस तरह के मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ग्लास में ऐड किए जाते हैं उसको अलग अलग रंग नीला रंग देने के लिए, और जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये तो बहुत अच्छी तरह से मतलब जाना जाता है ग्लास को एक गहरा नीला डीप ब्लू कलर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, वर्षा की बूंदें डैश के कारण गोलाकार होती हैं। क्या कारण होता है कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशंस आर, दूरसंचार के लिए कुल किस प्रकार की तरंगें यूज होती हैं। ए विजिबल लाइट, बी इंफ्रारेड, सी अल्ट्रावायलेट या डी माइक्रोवेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। एट्थ क्वेश्चन है ए नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल्स वुड कोरेस्पोंड टू, 100 डेसिबल की आवाज की प्रबलता का स्तर संगत होगा, इनमें से कौन सी होगी जो 100 डेसिबल के आसपास होगी, 100 डेसिबल के बराबर होगी। ए जस्ट ऑडिबल साउंड, बस सुनाई भर दे जाए ऐसी आवाज। बी ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, जैसे कि सामान्य वार्तालाप दो लोगों में होता है वो। सी साउंड फ्रॉम ए नॉइजी स्ट्रीट, किसी शोर शराबे वाले गली की जो आवाजें होती हैं वो। डी नॉइज फ्रॉम ए मशीन शॉप, किसी यंत्र कारखाने के शोर से। तो कौन सा होगा 100 डेसिबल, 100 डेसिबल इनमें से सबसे तेज यानी कि नॉइज फ्रॉम ए मशीन शॉप, यंत्र कारखाने का जो शोर होता है वो होता है 100 डेसिबल के आसपास। What is the decibel level of sound produced by two persons in conversation? जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की जो आवाज की जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो दो लोगों की जो बातचीत होगी वो कितने डेसिबल की हो सकती है। ऑप्शन ए 5 डेसिबल, ऑप्शन बी 10 डेसिबल, ऑप्शन सी लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन डी लगभग 100 डेसिबल।
तो 100 डेसिबल तो नहीं होगा। 100 डेसिबल तो हमने देख लिया था कि वो तो किसी मशीन शॉप से, कारखाने से जो आवाज़ आती है वो 100 डेसिबल होती है। तो 100 डेसिबल से कम ही होगा। कितना कम होगा? ये वाला ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल। दो लोगों की आपसी बातचीत की आवाज़ें लगभग 30 डेसिबल के आसपास होती हैं। द बेसिक यूनिट्स ऑफ साउंड आर कॉल्ड। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? ए मॉर्फीम्स, बी फोनीम या ध्वनिग्राम, सी सीमेंटीन या डी सिंटैक्स। रूपग्राम, ध्वनिग्राम, अर्थग्राम, वाक्य विन्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनिग्राम या फोनीम। The value of 50 degree Celsius in Fahrenheit scale is 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कि जो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है इज इक्वल टू सी यानी कि सेल्सियस गुणा 9/5 ब्रैकेट बंद जमा 32। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने सी की जगह पे 50 रख दिया, 50 गुणा 9/5 और ब्रैकेट बंद कर देंगे जमा 32। तो ये 5 से ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 10 गुणा 9 ये आ गया हमारा 90 जमा 32 यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला फ़ारेनहाइट टेम्परेचर या सेल्सियस टेम्परेचर को आपस में एक दूसरे में बदलने के लिए यूज हो सकता है। फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट सी इंटू 9/5 प्लस 32। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल इज। केल्विन स्केल में मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 280 के, ऑप्शन बी 290 के, ऑप्शन सी 300 के, ऑप्शन डी 310 के। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 310 के। अब इसका भी फार्मूला क्या होता है? ये जो के होता है केल्विन में, के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15। तो यहाँ पर सी हमारा जो ह्यूमन का टेम्परेचर सेल्सियस में होता है वो होता है लगभग 37। तो 37 प्लस 273.15 यानी कि 310.15 के। तो सबसे निकट इसके आंसर, सबसे नियरेस्ट आंसर ऑप्शन डी 310 के है। तो हमें यहाँ पर कौन सी बातें पता चली? एक तो सी में यानी कि डिग्री सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस वाले टेम्परेचर में हम 273.15 यानी कि ऐड कर देते हैं। 14th question, when a mirror is rotated by an angle theta, the reflected ray will rotate by। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो चलो पहले मिरर बना के देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमने एक मिरर बना दिया, ऐसे प्लेन मिरर, और अब इस प्लेन मिरर पर कोई रे आई इस तरीके से, तो वो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वो वापस चली जाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। इस तरह से वो वापस चली जाती है। लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, इस तरह से घुमा दिया है थीटा। तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो रे आ रही थी इससे जो टकराई, अब इसका जो ये एंगल है
वो कितना चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है 0 डिग्री, थीटा का हाफ या उतना का उतना ही थीटा, या 2 थीटा यानी कि ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी कि थीटा का ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि ये जो रे है यहाँ पर आई और अब ये ऐसे इस तरह से उस एंगल से डबल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स मिरर था, ये कॉन्वेक्स लेंस है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, डी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। तो ऑप्शन डी इसका कॉनकेव लेंस इसका सही आंसर होगा। ये लेंस होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से दिखता है और कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है, कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से होता है कॉनकेव लेंस, और इसी तरह से मिरर होते हैं। कॉनकेव मिरर इस तरह से होता है कि एक तरफ से उसमें केव की तरह ऐसे बना होता है, ये इस तरफ रेज आते हैं और ये वाला हिस्सा इसका पॉलिश्ड होता है। तो कॉनकेव लेंस यानी कि ये वाला लेंस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। ऑप्शन ए ओजोन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो भाई इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये हमारी आंखों को प्रभावित करता है और इसकी जो सनलाइट में इसका और भी ज्यादा असर दिखता है। व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित ग्रह प्रभाव क्या है। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वैश्विक ताप में वृद्धि, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पोल्यूशन का एक साइड इफेक्ट है और इससे पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है कहाँ पर। ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी पुणे और डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पुणे। पुणे में है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। 19th क्वेश्चन, टू डेवलप फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में ए सोडियम थाइसल्फेट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी फ्री ब्रोमीन रिलीजेज, मुक्त ब्रोमीन निकलती है, सी लाइट अफेक्टेड एरिया क्विकली ऑक्सीडाइजेज, यानी कि जो प्रकाश जिस पर लाइट पड़ती है फोटोग्राफी के टाइम, प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, या डी द सॉल्यूशन इज केप्ट डेवलपिंग अंटिल ऑल द ब्रोमाइड इज नॉट डिसॉल्व्ड। विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि सारा का सारा ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। The solution is kept developing until all the bromide is not dissolved. फोटोग्राफिक डेवलपिंग प्रोसेस में जो एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर रिड्यूस्ड टू मेटेलिक सिल्वर फॉर्मिंग द इमेज। और जो डेवलपिंग सॉल्यूशन होता है वो इस जो एक्सपोज्ड क्रिस्टल्स होते हैं इन पर एक्ट करता है, और ये प्रोसेस जब तक जारी रहती है जब तक कि सारा का सारा ब्रोमाइड घुल नहीं जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चारकोल यूज्ड टू मेक रॉ शुगर कलरलेस इज, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त होता है वह कौन सा है? ए वुड चारकोल, बी एनिमल चारकोल, सी कोकोनट चारकोल या डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों ही यूज होते हैं। तो भाई इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनिमल चारकोल, पशु चारकोल। जो बोन चार होता है उसको अक्सर शुगर रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। इसकी जो पोरस स्ट्रक्चर होती है और बड़ा सरफेस एरिया होता है, ये इम्प्योरिटीज को, जो कलरिंग एजेंट है, उनको सोख लेता है, इसलिए एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। 21 विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोलाइड, इनमें से कौन एक कोलाइड नहीं है? ऑप्शन ए मिल्क, बी ब्लड, सी आइसक्रीम और डी हनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हनी, यानी कि शहद एक कोलाइड नहीं है। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड एक मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड और इनसोल्यूबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट दूसरे एक सब्सटेंस में। तो इनमें से मिल्क, ब्लड और आइसक्रीम ये तो कोलाइड हैं। इनमें तो जैसे दूध के जो अंश होते हैं, मिल्क एक इमल्शन है, लिक्विड लिक्विड कोलाइड है, और ब्लड भी एक कॉम्प्लेक्स कोलाइड है। इसमें जो वेरियस ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक लिक्विड मीडियम में घुले रहते हैं। आइसक्रीम एक फोम है जिसमें गैस जो होती है वो डिस्पर्स्ड होती है लिक्विड और सॉलिड में। हनी जो है वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है शुगर्स का, और इसमें जो शुगर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरी तरह से डिसोल्व रहते हैं, घुले रहते हैं, वो सस्पेंडेड नहीं होते हैं। तो हनी कोलाइड नहीं है। विच गैस हैज मैक्सिमम परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ये कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये जरूर सबको पता होना चाहिए। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो कौन सी है वो गैस? जी हाँ, वो है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। और ये लगभग कितने प्रतिशत होती है? ये होती है लगभग 78%। तो सबसे ज्यादा यही हुई। दूसरे नंबर पे होती है ऑक्सीजन, लगभग 21%। इसके बाद दूसरी अलग अलग गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट, भारत में भारी जल कहाँ पर बनाया जाता है? अब ये भारी जल क्या होता है? हैवी वाटर जो होता है ये न्यूक्लियर प्लांट्स में उसको ठंडा करने के लिए यूज होता है। तो कहाँ पर बनता है भारत में? ए ट्रोम्बे, बी असम, सी दिल्ली और डी भिलाई। तो भाई हैवी वाटर जो होता है ये भारत में ट्रोम्बे में बनता है। ऑप्शन ए ट्रोम्बे इसका बिल्कुल सही आंसर है। वैसे तो और भी हैं, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन है ट्रोम्बे मुंबई में है। इसको याद रखने का वो भी है कि बॉम्बे ट्रोम्बे, ट्रोम्बे कहाँ पर है? मुंबई में है। What is used to prevent rusting in iron? लोहे में जंग रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ए जिंक, बी मैग्नीशियम, सी क्लोरीन, डी कॉपर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है लोहे में जंग रोकने के लिए जिंक, ऑप्शन ए जिंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, इनमें नाम देखो, सारे के सारे नामों में सिल्वर है, लेकिन इनमें से किस में चांदी नहीं होती है? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनार सिल्वर। तो आपने ये नाम साइंस में पहले सुना होगा। जर्मन सिल्वर जो है ऑप्शन बी, ये इसमें असल में सिल्वर नहीं होती है, चांदी नहीं होती है। इसका नाम तो जर्मन सिल्वर है, लेकिन ये एक अलॉय है, एक किस की, कॉपर, निकल और जिंक की भी। तो इन तीनों को मिलाकर बनती है, इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। और असल में इसमें सिल्वर होती नहीं है, लेकिन सिल्वर जैसी ये दिखती है, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस हो गए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है या आपको कुछ रिवाइज हुआ है, कुछ इम्पोर्टेंट आपने
इससे बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।